नमस्ते साथियों, जय देशियों। चलिए हम लोग प्रेयर करके आज की क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रेयर। ओम शना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। सेकंड प्रेयर साथियों, स्टार्ट। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की। Third lesson. Each soul is potentially divine. The goal is to manifest this divinity by controlling nature, external and internal. Do this by work or worship or psychic control or knowledge. By one of these or more of these or all of these. Just to be free. बहुत बहुत स्वागत है साथियों इस क्लास में। और आज हम पुनः एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। जय देशियों साथियों, हम लोग शुरू करते हैं चर्चा। आज का जो टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र कैसे हमारा कार्य करता है, उस पर हम पूरी चर्चा करेंगे। ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी हम लोग स्टडी कर रहे हैं। ठीक है साथियों, मुझे लग रहा है आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है। हम लोग शुरू करते हैं क्लास को। यस, थैंक यू। चलें, रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे शरीर में श्वसन तंत्र जिसको हिंदी में बोलते हैं, इसका क्या महत्व है, क्यों स्टडी कर रहे हैं, क्या डिफिनीशन है, स्ट्रक्चर क्या है, अलग अलग पार्ट्स कैसे काम करते हैं, इन सारी बातों की हम लोग चर्चा करेंगे। तो साथियों हम शुरू करते हैं डिफिनीशन से। रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन यानी श्वसन प्रक्रिया किसको कहते हैं? साथियों इसका एक लाइन का मतलब है कि बाहर जो वातावरण में हवा जा रही है, इसमें ऑक्सीजन भी है, इस ऑक्सीजन को हमारे बॉडी के एक एक सेल तक पहुंचाना, यही श्वसन क्रिया का डिफिनीशन है। रेस्पिरेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, स्पेलिंग सही नहीं, गैसेस बिटवीन बॉडी सेल्स एंड इन्वायरमेंट। जो अंदर बॉडी सेल छोटी छोटी कोशिकाएं हैं, जो बाहर वातावरण है, इनके बीच गैसों का आदान प्रदान हो, इसके ये जो प्रोसेस है इसी को श्वसन तंत्र, श्वसन प्रक्रिया या रेस्पिरेशन कहते हैं। इसमें क्या क्या चीज है? एक्सचेंज, पहले तो गैस मतलब ये कहिए बाहर से आपने इनहेल किया और आपके फेफड़े में हवा आ गई, अब वो हवा पहले ब्लड में जानी चाहिए। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन लंग एंड इन्वायरमेंट। तो पहला प्रोसेस है कि हवा बाहर से फेफड़े में आए, ये पहला प्रोसेस। दूसरा क्या होना चाहिए? ये हवा फेफड़े से
ब्लड में चली जाए। दूसरा, फिर ब्लड में ये हवा घुल के पूरे बॉडी के एक एक सेल में पहुंच जाए। तीसरा, फिर चौथा चीज है कि जब वहाँ सेल पे पहुंच जाए वहाँ पर ब्लड से हवा या ऑक्सीजन या गैस वह उस कोशिका में चली जाए। एक्सचेंज, एक्सचेंज का मतलब होता है कि कार्बन ऑक्सीजन जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड वापस आएगी। तो इस तरह साथियों श्वसन तंत्र में चार चीज होता है, फेफड़े और वातावरण के बीच गैस का एक्सचेंज, फिर वही चीज में रिपीट, गैस का एक्सचेंज का मतलब ऑक्सीजन आए और कार्बन डाइऑक्साइड जाए। फिर एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन लंग एंड ब्लड, यानी फेफड़े और ब्लड के बीच ऑक्सीजन ब्लड से फेफड़े से ब्लड में जाए और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड इसमें फेफड़े में आ जाए। फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, इसमें दोनों ब्लड जो है कार्बन डाइऑक्साइड को भी ले जाता है, ऑक्सीजन को भी ले जाता है, और इसी तरह सेल लेवल पर भी। तो ये हो गया रिस्पिरेशन की डिफिनीशन। रिस्पिरेटरी सिस्टम जैसे कहते हैं कि इस प्रक्रिया में हमारे शरीर का जो भी अंग इन्वॉल्व होता है उन सबको मिला के रेस्पिरेशन सिस्टम या श्वसन तंत्र बोलते हैं। तो श्वसन तंत्र क्या क्या काम करता है? पहला साथियों, ये एयर डिस्ट्रीब्यूटर का काम करता है, ये हवा को सब जगह बांटता है। दूसरा, ये काम करता है गैस एक्सचेंजर, एक ही साथ में गैस ये ले भी रहा होता है, दे भी रहा होता है। गैस एक्सचेंजर हवा को यह छानता है, गर्म करता है और कभी कभी नम भी करता है। जब आप नाक से हवा लेते हैं तो वहाँ जो नाक के बाल होते हैं बहुत सारी गंदगी को यही साफ कर देते हैं। तो आप जब अंदर लेते हैं तो प्योर, ज़्यादातर प्योर हवा जाती है। और यहीं पर जल नीति का रोल आता है। जल नीति जो क्रिया आप लोग, उसकी हम चर्चा बाद में कर लेंगे। फिल्टर हो गया, और फिर इन्फ्लुएंसेस स्पीच। ये रिस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो हमारी वाक क्षमता को, बोलने की क्षमता को भी करता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, इस समय मेरा रिस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व है। अलाउ सेंसेस टू स्मेल, जो नाक जो है जो सूंघ लेता है, सूंघने की क्षमता भी इसी की वजह से आती है। क्योंकि अगर हवा नहीं होगा, हम इनहेल एक्सहेल नहीं करेंगे, तो कैसे वो पार्टिकल उड़ के हमारे अंदर जाएगा? तो इसकी वजह से हमारे अंदर सूंघने की क्षमता है। और हमारे ब्लड का पीएच ये मेंटेन रखता है, वाटर बैलेंस मेंटेन रखता है, क्योंकि जब हम एक्सहेल करते हैं तो बहुत सारा वाटर वेपर भी हमारे शरीर से निकल जाता है। अच्छा, अब व्हाई टू स्टडी रेस्पिरेटरी सिस्टम इन योग? हम लोग योग के स्टूडेंट हैं, हम क्यों यह रेस्पिरेटरी सिस्टम अध्ययन करें? इसका महत्व यह हम ऐसे सीखेंगे कि हमारे शरीर में साथियों, जो योग के लोग हम लोग जानते हैं प्राण क्या है। इस शरीर को चलाने वाला जो शक्ति है अंदर, जिसको प्राण शक्ति कहते हैं। और प्राण शक्ति कैसी है? बहुत ही सूक्ष्म ऊर्जा है, उसको हम पकड़ नहीं सकते हैं, लेकिन ब्रीथ के द्वारा जो हम ये सांस लेते हैं, यह उस प्राण शक्ति का ग्रॉसेस्ट मैनिफेस्टेशन है। सबसे स्थूल जो दर्शन होता है वो यह सांस ही है। तो अगर हम योग में आप देखें बहुत सारी क्रियाएं सांस पर फोकस्ड हैं। तो अगर हम रिस्पिरेटरी सिस्टम समझ जाएंगे तो हम ये समझ जाएंगे कि कैसे हम योगिक जो एक्सरसाइज जिसमें ब्रीदिंग इन्वॉल्व है, उसको कैसे, वो कैसे इफेक्ट करती है, उसको कैसे हम इफेक्टिव बना सकते हैं। ये इसका व्हाई टू स्टडी रिस्पिरेटरी सिस्टम। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। साथियों, एक बड़ा ही महत्वपूर्ण ये भी जो मैं बोलने चल रहा हूँ, ये मेरा अपना एनालिसिस है या जो मेरी योग की समझ है। कहीं ऐसा पुस्तकों में मैंने लिखा हुआ पढ़ा नहीं, लेकिन मैं ऐसे मेरा अनुभव, मैं ऐसा बोल रहा हूँ इसलिए, ठीक है? तो आप चाहे माने चाहे ना माने। साथियों, जो हम इनहेल करते हैं, जो हवा मेरे नाक में इस समय घुस रही है, वो किसकी है? क्या वो प्रकृति? क्या ऐसा नहीं हो सकता वो आपने अभी भी एक्सेल की है, मेरे नाक में जा रहा है? या जो मैं इनहेल, जो मैं एक्सेल कर रहा हूँ, आप और हम साथ में बैठे रहें, तो मैं जो एक्सेल करूँगा वो आपके नाक में बिल्कुल जा सकता है। तो मैं यानी ये कहना चाह रहा हूँ साथियों, हम जब नाक में सांस लेते हैं या सांस छोड़ते हैं, हमें पता नहीं कि किसकी हवा है और हमारी हवा किसके नाक में जाके किसको जीवन दे देगी।
तो ये देखिए हम जाने अनजाने में हम सभी एक दूसरे का कितना हेल्प कर रहे हैं, और इसी को योग कहते हैं। हम सब इतने जुड़े हुए हैं कि हमें पता ही नहीं है, और ऐसे हम लोग पता नहीं अज्ञानता में लड़ते हैं, झगड़ते हैं। जिससे हम लड़ रहे हैं क्या पता उसी की एक्सेल की हुई सांस मैं इनहेल कर रहा हूँ। जिसके लिए मैं मन में बुरा सोच रहा हूँ, क्या पता जो सांस छोड़ रहा हूँ उसकी वजह से ही उसका जीवन चल रहा है। ये है स्पिरिचुअल, हम लोग स्पिरिचुअली वन हैं, और ये रिस्पिरेटरी सिस्टम या रिस्पिरेशन प्रोसेस बताता है। तो जो मेरे अंदर, मेरे शरीर में रिस्पिरेटरी सिस्टम है, और जो आपके शरीर में रिस्पिरेटरी सिस्टम है, इसकी वजह से हम अपनी स्पिरिचुअलिटी को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, स्पिरिचुअल यूनानिमिटी को, वननेस को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक पॉइंट मैं लिखना भूल गया, मैं लिख देता हूँ। योगिक प्रैक्टिसेस कौन कौन सी हैं? कौन कौन सी योगिक प्रैक्टिसेस इस चीज को रिस्पिरेटरी सिस्टम के लिए हैं? पहला प्राणायाम, ये प्राणायाम हो गया, प्राणायाम। उसके बाद ये कपालभाति, अग्निसार, ठीक है, सहज ब्रीदिंग, सहज प्राणायाम जिसको आप लोग जानते हैं, सहज प्राणायाम, ठीक है। उसके अलावा आसन इत्यादि भी तो हम मतलब इनडायरेक्टली है, डायरेक्ट नहीं कर सकते। रिस्पिरेटरी रिस्पिरेशन उसमें भी इन्वॉल्व होता है, आप आसन भी कर सकते हैं आसन, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं है, तो इसलिए मैं इसको अवॉइड करूँ, ठीक है, एटसेट्रा। तो इस तरह जो ब्रीदिंग एक्टिविटी है, इसमें ये सारी चीज़ें योगिक प्रैक्टिसेस ये डायरेक्ट रिस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करती है। इनफैक्ट ये भी मेडिटेशन, मेडिटेशन प्रैक्टिसेस, ठीक है साथियों। अब चलिए नेक्स्ट योगिक प्रैक्टिसेस हो गया टाइप्स ऑफ रिस्पिरेशन। टाइप्स ऑफ रिस्पिरेशन में क्या है? एक होता है एक्सटर्नल रिस्पिरेशन और एक होता है इंटरनल रिस्पिरेशन। जो हमारे, जैसे मैंने ये बताया कि श्वसन में 4 चीज है। पहला कि हवा बाहर से फेफड़े में आए, वो तो मैकेनिकल हो जाता है, लेकिन जब हवा फेफड़े से ब्लड में जाती है, इसको कहते हैं साथियों एक्सटर्नल रिस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब हवा जानी चाहिए शरीर के अंदर। जब हवा फेफड़े से ब्लड में जाती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन लंग्स एंड ब्लड इज कॉल्ड एक्सटर्नल रिस्पिरेशन। इंटरनल रिस्पिरेशन क्या है? जब ये ब्लड फिर सेल लेवल पहुंचता है, तो सेल से एक्सचेंज होना चाहिए ब्लड के बीच। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन सेल्स एंड ब्लड इज कॉल्ड इंटरनल रिस्पिरेशन। ये चीज याद रखें, कभी आपसे इंटरनल एक्सटर्नल रिस्पिरेशन कोई पूछ सकता है, या आपको ऐसे पता होना चाहिए। अच्छा, रिस्पिरेशन सिस्टम का फिगर कैसा है? ये देखिए, ये फिगर, 2 फिगर है, दोनों एक बार देखेंगे तो क्लियर होगा। ये देखिए हमारा, आपको जहां मेरा कर्सर जा रहा है आप उसको देखते रहें। ये देखिए नाक है। अच्छा, नॉर्मल जो है हम सांस नाक से भी ले सकते हैं, मुंह से भी ले सकते हैं, लेकिन नॉर्मल प्रोसेस में इनहेलेशन के लिए नाक ही इस्तेमाल होती है, जनरली मुंह बंद रहता है, ठीक है। तो जैसे हम लोग जमुआई लेते हैं उस समय वास्तव में बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो जमुआई लेना मतलब जोर से एक बार मुंह से भी ऑक्सीजन ले लिया, यही होता है। तो देखिए ये फिगर, ये नेजल केविटी है, यहाँ लिखा भी है नेजल केविटी आता है। पीछे जो है एक फेरिंग्स, एक पाइप है, और ओरल केविटी जो मुंह का छेद है, देखिए ये दोनों आ जाते हैं, और मुंह का छेद आगे चल के और नाक का छेद ये मिल जाते हैं, फेरिंग्स। फिर वही पाइप नीचे जाती है, उसका नाम लेरिंग्स है, ठीक है। अभी मैं इसको थोड़ा डिटेल बताता हूँ। लेरिंग्स के बाद आता है ट्रैकिया। एकदम ये समझिए स्टील बॉडी जैसा, कैसे देखिए सीधा खड़ा है, ये है मस्कुलर पाइप, मसल का पाइप है, लेकिन एकदम सीधा खड़ा रहता है। मतलब देखिए ईश्वर ने कैसे बनाया है, यहाँ स्टील जैसी संरचना है, कार्टिलेज लगा हुआ है, यानी अगर आप झुकिए, मैं झुक रहा हूँ तो ऐसा नहीं यहाँ टेढ़ी, ये पाइप टेढ़ी हो जाती है, ये पाइप ऐसे सीधी ही रहती है। तो ये ट्रैकिया है। ट्रैकिया जो है ये आगे चलता है, ये 2 ब्रांचों में बढ़ता है,
ब्रोंकिया, तो ब्रोंकस इसके अंदर जो पहली ब्रांच है ब्रोंकस, उसको ब्रोंकस बोलते हैं। फिर वो एक एक ब्रांच अपने आप में कई ब्रांचों में कन्वर्ट हो जाती है, तो ब्रोंकियोल्स उसको बोलते हैं। और फिर अंदर जाके ये फेफड़े के अंदर गोले जैसी छोटे छोटे गुब्बारे हैं। ये जो फेफड़ा है हमारा गुब्बारे जैसा दिखता है, ये वास्तव में अंदर पता नहीं कितने गुब्बारे हैं। तो जैसे बॉडी की, ह्यूमन बॉडी की बेसिक यूनिट सेल है, फेफड़े की बेसिक यूनिट है एल्वियोलाई। यहाँ जो लिखा हुआ आप देख रहे हैं छोटे छोटे गुब्बारे जैसा, एल्वियोलाई, ये गुब्बारे जैसा, यहीं पर ये ब्रोंकियोल्स टर्मिनेट होते हैं और गैसेस का एक्सचेंजेस होता है। ये साथियों जो दो फेफड़े हैं लेफ्ट राइट होते हैं, जो राइट वाला फेफड़ा इसमें 3 लोब होते हैं और बाएं वाले में 2। जो लोब्स हैं उनका नाम क्या है, इंफीरियर लोब, मिडिल लोब और सुपीरियर लोब। अब ये पीछे का स्ट्रक्चर है, ये मैं एक चीज आपको बताना चाह रहा हूँ, जस्ट मैं इसको फिगर। कभी आपने यात्रा किया वैसे देखो, एक रास्ता गया है, अचानक उससे दूसरा रास्ता निकल जाता है, ये भी आगे बढ़ जाता है, ये दूसरा निकल जाता है, ये देखा ही होगा आपने। वही चीज हमारे यहाँ पे है, जब नाक से एक रास्ता गया, मुंह से एक रास्ता गया, दोनों मिल जाते हैं तो कुछ दूर तक तो कॉमन चलता है, यानी जो नाक से हवा मैं ले रहा हूँ इस समय बोलते समय, या अभी मैं मुंह से कुछ खा लूँ, दोनों एक ही रास्ते पे आगे चलते हैं, उसको बोलते हैं फेरिंग्स, जो कॉमन जगह। फेरिंग्स जाता रहता उसी में से एक ब्रांच आगे निकल जाता है, उसको कहते हैं लेरिंग्स। ये जो दूसरी ब्रांच निकलती यही साथियों ट्रैकिया से जुड़ के चली जाती है फेफड़ों में। जो ये सीधी वाली लाइन है, जो फेरिंग जो सीधी है, यही चल के आगे स्टमक में कनेक्ट हो जाता है, पेट में। जब ये सीधे जाता है इसको इसोफेगस कहते हैं, और इधर घूमता है तो ये लेरिंग्स और ट्रैकिया इसका नाम हो जाता है। यही फिगर अगर आप, ये मैं समझ पाया कि एक सड़क जा रही है उससे दूसरी सड़क कट गई, यही मैं दिखाने चल रहा हूँ, जिससे आप ये फिगर अच्छे से समझ जाएंगे। कभी मेरा ये अनुमान है कि आप भूलेंगे नहीं। ये देखिए, ये नाक की केविटी है, आप मेरा कर्सर देखते रहे, और ये मुंह यहाँ दिख रहा है, मुंह की केविटी है, ठीक है, ऐसे ऐसे मुंह खुला हुआ है। अब देखिए यहाँ नाक से जो आया, अब मुंह से आया, इसके बाद देखिए कॉमन है, यहाँ से हवा भी इसी रास्ते से जाती है और खाना भी इसी रास्ते से जाता है। ये जो कॉमन रास्ता है, यानी ये जो पीछे वाली पाइप है आप देख रहे हैं जो ये ग्रीन कलर का, इसको फेरिंग्स बोलते हैं साथ। अब फेरिंग्स का 3 हिस्सा है, देखिए नाक की केविटी से लेके जहाँ ये वुलवा है, अलवा या वुलवा मैं शायद प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, ये जो ग्रीन लाइट ग्रीन कलर का है ये भी फेरिंग्स ही है, लेकिन इसको जो नाक के पीछे होता है इसको नेजो फेरिंग्स बोलते हैं। फिर एक हिस्सा जो येलो कलर का दिख रहा है, ये कॉमन पाइप है, इससे खाना और हवा दोनों जाता है। ये कॉमन पाइप है, इसको ओरोफेरिक्स, जो ठीक पायलट के ठीक पीछे, जो यानी जो उल्वा लटक रहा है उसके ठीक पीछे जो होता है, इसको ओरोफेरिक्स बोलते हैं। और उसके नीचे हाइड बोन से नीचे, हाइड बोन नहीं कहेंगे, वुल्वा जीभ से नीचे का जो पोर्शन, या हाइड बोन, हाँ हाइड बोन से नीचे का जो फेरिंग्स का पोर्शन है, इसको बोलते हैं लेरिंजो फेरिंग्स और हाइपोफेरिंग्स। लेरिंजो क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसी जगह ये फेरिंग्स जो पाइप है ये 2 हिस्सों में बट जाता है, एक चला जाता है सांस की तरफ, एक चला जाता है पेट की तरफ। जो सांस की तरफ हिस्सा जाता है उसी को बोलते हैं लेरिंग्स। वही चीज यहाँ पर दिखाया गया, ये लेरिंग्स, ये क्योंकि यहाँ आपको पेट वाला पाइप नहीं दिख रहा है इसलिए उसका कंफ्यूजन है। ये देखिए फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद लेरिंग्स, जबकि यही फेरिंग्स आगे चल के इसोफेगस पेट में चला जाता है। तो यहाँ चूंकि श्वसन तंत्र हम दिखा रहे हैं इसलिए वो नहीं दिखाया गया, यहाँ से आपको क्लियर है। देखिए एक पाइप ये है और दूसरी पाइप ये, जो सांस वाला पाइप, वही यहाँ पर दिखाया गया। अब ये जो सांस वाला पाइप है सारे, जो लेरिंग्स है, लेरिंग्स के अंदर जो है, अब मैं इसके एक एक पार्ट को अलग से आपको डिस्कस करूंगा आगे। ये मुझे लग रहा है आपने देख लिया है। अच्छा, अब जो हमारा ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, अब हमने पूरा ट्रैक्ट देख लिया। देखिए मतलब ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, लाइन या रास्ता। नाक से हवा गई, फेरिंग से होते हुए लेरिंग्स, ट्रैकिया, ट्रैकिया से फेफड़े में चली, यही पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है।
इसको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बोलते हैं। ये फेफड़ा साथियों रेस्ट किस पे करता है, ये नीचे देख रहे हैं डायाफ्राम, ये जो हमारे सीने और पेट को अलग करता है, यही डायाफ्राम कहलाता है। अब हम क्या करते हैं साथियों, हाँ एक सवाल है कि अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या है और लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो नाक से लेके लेरिंग्स तक ये जो हिस्सा है इसको अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट बोलते हैं, और यहाँ से फिर नीचे फेफड़े तक जो भी है इसको बोलते हैं लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ये आपने यहाँ पे देखा, अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रिस्पिरेटरी। अच्छा, मैकेनिज्म ऑफ रिस्पिरेशन। अब ये रिस्पिरेशन जो है, हवा जाता कैसे है शरीर में। जैसे मैं बैठा हूँ, अभी समय लगातार हवा मेरे अंदर जा रही है, आप बैठे हैं तो आपको भी हवा जा रही है, तो ऐसा क्या हो रहा है, कैसे अपने आप हवा चली जा रही है। साथियों जो दबाव, जैसे आपने कभी देखा हो कि जब साइक्लोन आता है तो बहुत तेजी से आंधी आती है, क्यों, कि जहाँ साइक्लोन आता है वहाँ लो प्रेशर बन जाता है, अगल बगल का एरिया हाई प्रेशर में रहता है और यहाँ लो प्रेशर में, तो हवा जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ भागती है। वही चीज यहाँ हमारे शरीर में भी होता है। जब हम इनहेल करते हैं तो डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है और ये नीचे की तरफ जाता है, नीचे की तरफ जाता है तो जो सीने की हड्डियां है, रिब केज है, ये ऊपर उठता है। ऊपर उठने से क्या होता है कि जो केविटी है, जो चेस्ट केविटी है, यहाँ पर जगह क्रिएट हो जाती है और फेफड़ा फूल जाता है अपने आप। अब फेफड़ा फूलने से क्या होता है, फेफड़े के अंदर हवा का दबाव बहुत कम हो जाता है, हवा का दबाव बहुत कम हो जाता है और बाहर वातावरण का दबाव ज़्यादा है। इस तरह इनहेल हम कर लेते हैं, इस तरह हवा अंदर भर जाती है, इसी को कहते हैं इंस्पिरेशन। और एक्सपिरेशन क्या है, रिस्पिरेशन में दो चीज इन्वॉल्व है, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। तो ब्रीदिंग इन इज इंस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग आउट इज एक्सपिरेशन। उसमें क्या करते हैं, अच्छा, इनहेलेशन एक्टिव प्रोसेस है यानी इंस्पिरेशन एक्टिव है, और एक्सहेलेशन यानी एक्सपिरेशन पैसिव प्रोसेस है। ये तो आप समझ, एक्टिव मतलब हमें एफर्ट लगाना पड़ता है, सांस लेने के लिए हमें एफर्ट लगाना पड़ता है, लेकिन सांस छोड़ने के लिए कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। तो अब हम चलते हैं आगे। तो ये इंस्पिरेशन का बता दिया। एक्सपिरेशन में क्या होता है कि जब आपको मतलब डायाफ्राम रिलैक्स होता है, उस दौरान रिब के जो सीने की हड्डियां हैं वो नीचे की तरफ दबती हैं, तो चेस्ट केविटी में स्पेस कम हो जाता है, फेफड़े पर दबाव बढ़ता है, और फेफड़े पर दबाव बढ़ने से फेफड़े का दबाव बाहर के दबाव से अधिक होता है, तब जो है बाहर अंदर की हवा बाहर भागती है। ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आप साइक्लोन या चक्रवात जो आता है उससे आप समझ सकते हैं, एग्जैक्टली वही प्रोसेस है। लो प्रेशर से हाई प्रेशर, सॉरी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा बढ़ती है। जब फेफड़े के अंदर हवा कम रहती और प्रेशर कम रहता है तो हवा बाहर से अंदर जाती है, इसको इंस्पिरेशन कहते हैं। और जब फेफड़े के अंदर दबाव ज़्यादा रहता है इसको एक्सपिरेशन कहते हैं। इसमें ब्रीदिंग आउट जिसको कहते हैं, दबाव बढ़ गया तो ये गया। अच्छा, अब हम अलग अलग पार्ट्स को स्टडी करने चल रहे हैं। तो सबसे पहले नाक, जो नोज है, नोज साथियों क्या करता है, यह हमें बोलने में मदद करता है, पहली बात ये वॉइस रेजोनेंस, और यह हवा को फिल्टर करता है, गर्म भी करता है और नम भी करता है, जैसी जरूरत है नाक यह करता है। और अच्छा देखिए, मैं ऊपर एक चीज भूलना हो, जो ये है जो क्रियाओं, जहाँ मैंने योगिक प्रैक्टिसेस लिखा था वहाँ पे जल नेति, सूत्र नेति, ये सब इसीलिए तो है, जहाँ पे ये योगिक प्रैक्टिसेस, यहाँ पे ये भी लिख लेते हैं अभी, जल नेति, सूत्र नेति, ये सब इसी की क्रिया है। जल नेति, सूत्र नेति, है कि नहीं, जल कपाल भाती, ये आप लोग समझ जाए। कोई आपसे पूछे कि भाई ना बताइए कौन सा वो है, कौन सी क्रियाओं में या कौन सी योगिक प्रैक्टिस में रेस्पिरेटरी सिस्टम की स्टडी आवश्यक है, तो आप ये सब नाम बता सकते हैं, ठीक है।
देखिए वहाँ नाज पे चलने से याद आ गया। तो देखिए जल कपालभाति जो है ये इसीलिए नाक हमें साफ रखनी चाहिए, और जो नाक के अंदर बाल होते हैं यही फिल्टर करते हैं। अच्छा, फिर आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स मैंने साथियों बता दिया कि नाक के पीछे से एक पाइप है और वो लेरिंग्स तक गई है। मस्कुलर पाइप है और उसके 3 पार्ट हैं, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लेरिंजोफेरिंग्स। ठीक है, ये अब आप लोग फोटो में देख चुके हैं। नाक पीछे नाक की कैविटी से जो सॉफ्ट पायलट तक जो होता है उसको नेजोफेरिंग्स, और सॉफ्ट पायलट से लेरिंग्स तक जो होता है या हाइड बोन तक उसको ओरोफेरिंग्स, और ओरोफेरिंग्स से सॉरी हाइड बोन से इसोफेगस तक के हिस्से को हाँ, हाइड बोन मतलब जो लेरिंग्स के सामने, लेरिंग्स के जो पीछे होता है उसको बोलते हैं लेरिंजोफेरिंग्स, इसको हाइपोफेरिंग्स भी बोलते हैं। अच्छा, अब लेरिंग्स जो है ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट आ गया साथियों। ऊपर हमने फोटो में देखा जो है, लेरिंग्स जो है श्वसन तंत्र का पहला, यानी जो लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट है यहीं से शुरू होता है। तो पहले लेरिंग्स है। लेरिंग्स बड़ा ही महत्वपूर्ण चीज है, देखिए कितना जादूगर चीज है। पहला तो ये एक कार्टिलेज के लेरिंग्स का काम क्या है? लेरिंग्स का काम क्या है कि जब आप खाना खा रहे हैं तो वो खाना श्वास नली में नहीं जाना चाहिए। मैंने साथी आपको बताया कि फेरिंग्स और लेरिंग्स वास्तव में शुरू में एक ही रहते हैं, बाद में ये रास्ते अलग हो जाते हैं। तो जहाँ ये दो रास्ता अलग होता है लेरिंग्स का, वहीं पर एक और बड़ा अच्छा, देखिए कैसे भगवान ने इंजीनियरिंग बनाया, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये मेरी, इसको हाइड बोन कहते हैं। ठीक है, ये हाइड बोन है। यहीं से मान लीजिए पीछे लेरिंग्स हो, लेरिंग होगा। ये पाइप गया है तो पीछे से ऐसे पेट में चला गया और उसका दूसरा हिस्सा फेफड़े की तरफ जाता है। अब ये जो फेफड़े की तरफ जा रहा है लेरिंग्स कहते हैं। लेरिंग्स का जो टॉप वाला हिस्सा है, जो सुपीरियर पार्ट, अच्छा जो सुपीरियर इंफीरियर क्या कहते हैं, ये मेडिकल साइंस के टर्म। सुपीरियर मतलब जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा, और इंफीरियर मतलब अंदर वाला हिस्सा। तो जो लेरिंग्स का सुपीरियर वाला पार्ट है वो इसी हाइड बोन से कनेक्ट रहता है। जैसे हम कुछ खाते, देखिए अब मुंह खोलते ही तुरंत जो ये जबड़ा नीचे गया, और जबड़ा नीचे जाते ही वो लेरिंग्स के ऊपर जो मसल है वो खिंच जाती है, और खिंचने से लेरिंग्स बंद हो जाता है। तो देखिए हम कैसे हमारा खाना खाते, लेरिंग ऑटोमेटिक बंद होता है, कुछ भी सोचना नहीं पड़ता। लेरिंग्स बंद हो गया तो आप जो खाना खाएंगे वो सांस नली में नहीं जाएगा। और जब नहीं बोल रहा हूँ इस समय देखिए ऐसे मुंह बंद करके बैठा हूँ तो लेरिंग्स खुला हुआ है, हवा जा रही है अंदर लगातार। ठीक है, तो ये कितना अच्छा इंजीनियरिंग है देखिए भगवान का। और फिर यहाँ से लेरिंग्स, लेरिंग्स का इंपॉर्टेंट होता है, ये एक मस्कुलर पाइप है जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का स्टार्टिंग पॉइंट है। ये पहली बात तो जो मुंह से खाए हुए या खाने वाले चीज को श्वसन तंत्र में जाने से रोकता है। यहीं पर हमारी जो, जब मैं बोल रहा हूँ, कहते हैं ना वोकल कार्ड इनका बहुत अच्छा है, ये लता मंगेशकर हैं या अनुराधा पौडवाल हैं, ये सब वोकल कार्ड होते कहाँ हैं? ये इसी लेरिंग्स में ही होते हैं। लेरिंग्स में 2 तरह के वोकल कार्ड हैं। और वोकल कार्ड क्या होता है, अभी आप फोटो देखेंगे, एक पाइप है, पाइप के अंदर कुछ मसल जैसे स्ट्रक्चर है, उसी को वोकल कार्ड बोलते हैं। जो लोग गायक लोग हैं उसी वोकल कार्ड की ट्रेनिंग करते रहते हैं। तो ये जो वोकल कार्ड है, 2 तरह का वोकल कार्ड होता है। एक स्टार्टिंग में ही होता है, लेरिंग जहाँ है वहीं पर ही शुरू में ही होता है। वो साथियों कहा जाता है वेस्टिबुलर ऑर्गन। वेस्टिब मतलब कि पहले कभी रहा होगा, अब उसका रोल खत्म हो गया, छटा बिछुड़ा या अवशेषी अंग है। तो जो ये ऊपर वाला जो वोकल कार्ड है, यह फॉल्स वोकल कार्ड है। लेरिंग्स में और अंदर डीप मसल के अंदर भी एक वोकल कार्ड है, गहराई में जो है वो ट्रू वोकल कार्ड है। वही हमारा आवाज पतली है या मोटी है, लड़के की आवाज अलग होती है, लड़की की आवाज अलग होती है, ये सारा वो वोकल कार्ड ही डिसाइड करता है। वो भगवान ने स्ट्रक्चर ही ऐसा बनाया है। लेरिंग्स में चलते हैं हम लोग। तो देखिए ये मैंने आपको बता दिया कि हाइड बोन, ये मस्कुलर पाइप है, हाइड बोन से ट्रैकिया।
मस्कुलर पाइप फ्रॉम हाइड बोन टू ट्रैकिया। और सुपीरियर और इंफीरियर ये भी बता दिया। अच्छा, जो सुपीरियर इंड है उसी को एपिग्लॉटिस कहते हैं। वो ढक्कन, जैसे मैं हाइड बोन नीचे किया, मतलब मुंह खोला खाने के लिए, तुरंत वो ढक्कन बंद, तो ढक्कन को एपिग्लॉटिस बोलते हैं। अच्छा, और क्या कहते हैं, वॉइस फंक्शन मैंने बता दिया, लेरिंग्स वॉइस फंक्शन, इसको भी बताते हैं। एक होता है टू पेयर सुपीरियर पेयर इज कॉल्ड फॉल्स वोकल कार्ड, ये वाला सुपीरियर जो ऊपर होता है फॉल्स है, इंफीरियर इज ट्रू। ये आप समझ, इतना मुझे लग रहा है ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी जैसे भक्ति योग इत्यादि की क्लास में कुछ लोग अच्छा गाना गाते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि हाँ उनका ट्रू वोकल कार्ड अच्छा है। अच्छा, ये जो है लेरिंग्स जो है कैसे सपोर्ट रहता है, इसमें एक टर्म आता है एडम्स एप्पल। ये क्या चीज़ है? लेरिंग्स जो है, ये लेरिंग्स और ट्रैकिया, हम जैसे मैं झुक रहा हूँ, देखिए मैं इसमें झुक रहा हूँ, तो ऐसा नहीं कि मेरा ये ट्रैकिया गिर पड़ेगा, ये एकदम ऐसे स्टील के फ्रेम में के अंदर वो पाइप गई है। तो जो स्टील का जो फ्रेम है, मैं स्टील बोल रहा हूँ कि स्टील है नहीं, उसको कार्टिलेज बोलते हैं। तो थायराइड कार्टिलेज जो है लेरिंग्स को एकदम सीधा किए रहता है, पूरे ट्रैकिया को ये कार्टिलेजेस सपोर्ट करते हैं। तो वो जो लेरिंग्स के पास जो एक कार्टिलेज लगा था उसको एडम्स एप्पल कहते हैं। ये हालांकि जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी यार, एडम्स एप्पल कोई पूछे कहाँ होता है तो लेरिंग्स के पास होता है, ये आप बोल सकते हैं। या एडम्स एप्पल किस सिस्टम से जुड़ा हुआ है, रेस्पिरेटरी सिस्टम और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, तो आप बोल सकते हैं कि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ा है। थायराइड कार्टिलेज और एडम्स एप्पल ये दोनों रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट हैं। अच्छा, अब साथियों आता है साइनस क्या चीज है। साइनस जो है हमारे शरीर में मौजूद, शरीर में सॉरी हड्डियों में मौजूद छोटे छोटे गड्ढे हैं। तो नाक यहाँ जो है हमारा फ्रंटल साइनस, ये आपने जहाँ भी जल नीति सीखा होगा वहाँ, यहाँ फ्रंटल साइनस, मैक्सिलरी साइनस, एक साइन मैक्सिलरी ये वाला है, यहाँ इथमॉइड, तो 6 तरह के साइनस होते हैं। ये यहाँ पे जो हड्डियाँ उनमें छोटे छोटे गड्ढे हैं। तो अभी ये चूंकि हम रेस्पिरेटरी सिस्टम डिस्कस करें तो वहाँ उन गड्ढों में हवा भी भरी रहती है, उसी वजह से हमें बहुत हल्का लगता है। कभी कभी देखिए सर्दी जुकाम या भारी भारी लगता है, एक्चुअली वो जो एरिया साइनस में गंदगी जमी। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हवा भरी होती है ये हमारे वोकल फंक्शन को भी इफेक्ट करती है, इसलिए ये श्वसन तंत्र का पार्ट है। फिर अगला साथियों ट्रैकिया है। ट्रैकिया जो पार्ट है, ट्रैकिया क्या होता है, इसको विंड पाइप भी बोलते हैं, ये आप समझ रहे हैं विंड पाइप। जैसे वो जो इसोफेगस है उसको फूड पाइप भी बोलते हैं, जो खाने वाला है, खाने वाली नली। जो ये फेरिंग्स जो है, जो आगे से आ रहा है फिर 2 हिस्से में बढ़ जाता है, जो एक सांस की तरफ चला गया उसको लेरिंग्स कह दिए, आगे ट्रैकिया, जो सीधा चला गया उसी को आगे इसोफेगस कहते हैं। अच्छा, इसोफेगस का एक नाम फूड पाइप भी है और ट्रैकिया का एक नाम विंड पाइप है। और देखिए ये लिखा है कि पूरी पूरी ट्रैकिया ये सी शेप कार्टिलेज से सपोर्टेड रहती है। ये इंपॉर्टेंट है, जैसे श्वसन कभी मुड़ता नहीं है, सांस की नली कभी मुड़ती नहीं, एकदम सीधी रहती है। वो काट बताया, मैं एग्जाम्पल बोला स्टील फ्रेम जैसा है, ऐसा नहीं कि स्टील का है, लेकिन आप स्टील फ्रेम से मान सकते हैं वो टिका है। अच्छा, फिर इसके बाद जो अगला पार्ट आता है साथियों फेफड़ा। जो हमारा फेफड़ा है ये गुब्बारे जैसी संरचना है, और ये फेफड़ा अंदर कैसा है कि अंदर बहुत सारे गुब्बारे भरे हुए हैं। ये जो फेफड़ा एक गुब्बारा दिख रहा है, अंदर जो छोटे 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 गुब्बारे बने हैं उनको एल्वियोलाई कहते हैं। या आपसे कभी पूछा जा सकता है एल्वियोलाई क्या है या किस सिस्टम से जुड़ा है, या लंग की बेसिक यूनिट क्या है, एल्वियोलाई। ठीक है, और 2 हमारे शरीर में फेफड़े हैं साथियों, 2 हृदय के एक तरफ एक दूसरी तरफ एक। जो राइट वाला है उसमें 3 लोब हैं और जो लेफ्ट वाला है उसमें 2 लोब, ये याद है। फिर ब्रोंकियोल्स क्या है, अच्छा ब्रोंकियोल्स मैं ये बताता हूँ, मैं थोड़ा एग्जाम्पल, कभी आपने पेड़ की शाखाएं देखी होंगी, एक जाता है फिर इससे दूसरा, फिर इधर वाले से और ऐसे और दोनों तरफ निकलता है, पूरी एक ब्रांच हो जाती है। तो जो हमारा ये साथियों यहाँ से, जैसे मैं कहूँ कि यहाँ से जो पाइप गई फेरिंग्स होते, फिर यहाँ लेरिंग्स बनता है, लेरिंग्स के बाद एक ट्रैकिया यहाँ तक है कि नहीं, थोड़ा नीचे करूँ,
ऐसे ट्रैकिया आया होगा, तो यहाँ से यहाँ तक एक पाइप आती है, लेकिन एक फेफड़ा इधर एक फेफड़ा इधर है। अब ट्रैकिया यहाँ दो हिस्सों में बट जाता है, उसको बोलते हैं ब्रोंकियस या ब्रोंकाई। वो ब्रोंकाई और वो फिर अलग अलग ब्रांचेस में कटते जाते हैं। तो जो ब्रोंकाई के बाद जो ब्रांचेस, ढेर सारी, ऐसा नहीं कि एक ही ब्रांच होती है, मतलब बहुत सारी शाखाएं निकलती हैं, उन सभी शाखाओं का एक जेनेरिक नेम है ब्रोंकियोल। तो ब्रोंकियोल पूरा ट्री जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। तो एक प्राइमरी ब्रोंकाई, जो मैं बोला कि ट्रैकिया जो होता है लंग में घुसने से पहले ये दो हिस्सों में बढ़ जाता है, तो जो ये दो ब्रांचेज हैं इनको प्राइमरी ब्रोंकाई बोलते हैं। ठीक है, प्राइमरी के बाद सेकेंडरी होता है, ये ब्रोंकाई अंदर जाके फिर टुकड़ों में बढ़ते हैं। देखिए सेकेंडरी और टर्शियरी, ठीक है, कंट्रोल बी, सॉरी बोल्ड कर दिया इसको। और इसमें जो है सेकेंडरी टर्सरी हो गया, और टर्सरी के बाद जो है और आगे ब्रांचेस बनती है। तो जो इसमें महत्वपूर्ण पार्ट क्या है कि ट्रैकिया में कार्टिलेज लगा है, जो प्राइमरी ब्रोंकाई बनी, जो ट्रैकिया का डिवीजन हुआ उसमें भी कार्टिलेज लगा है, सेकेंडरी में भी लगा है, टर्शियरी में लगा है, लेकिन टर्शियरी के बाद कार्टिलेज नहीं लगा होता। जो सी शेप्ड कार्टिलेज यहाँ पे दिखा रहा है ट्रैकिया में, ये उसमें भी लगा होता है, या सपोर्ट के लिए स्ट्रक्चर होता है, मैं नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन ये स्ट्रक्चर टर्शियरी तक होता है। टर्शियरी के बाद जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं उनमें कोई कार्टिलेज नहीं होता, और उसके बाद से फिर ये यही ब्रांचेज एल्वियोलाई डक्ट तक पहुंच जाती हैं, और फिर वहां पर ब्लड का एक्सचेंज होता है। एल्वियोलाई जो है, ये देखिए एल्वियोलाई क्या है, मैंने बताया कि ये लंग की बेसिक यूनिट है, और प्रेशर ग्रेडियंट्स को ये रिस्पॉन्ड करता है, यहाँ पर ब्लड का चेंज होता है। और जो एल्वियोलाई साथी होता है यही जो है, यानी जो फेफड़े को बनाने वाली सबसे छोटी यूनिट है जो एल्वियोलाई है, उसके ऊपर ऐसे एक छोटा सा गोला है, उसके अंदर पूरा ऐसे ब्लड सेल्स का जाल बना रहता है, यहीं पे ब्लड का एक्सचेंज होता है। तो यहाँ साथ ही हमारा रिस्पिरेटरी सिस्टम इंड होता है, और मैं रिस्पिरेटरी सिस्टम या कोई भी सिस्टम देख के आप समझ रहे होंगे कितनी बड़ी इंजीनियरिंग यहाँ पर छुपी है। योग किस तरह की विज्ञान की बात करता है, इसीलिए मैं कहता हूँ योग जो है विज्ञानों का विज्ञान है, बहुत ही बड़ा नॉलेज है। ऐसी इंजीनियरिंग को, ऐसी ऐसी चीज़ें जो अभी आज का साइंस जिसको समझ नहीं पाया है, हम वहाँ भी कंट्रोल कर रहे हैं, चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, ये योग का कमाल। तो चले साथियों, मैं यहाँ से प्रेयर करके ये क्लास एंड करता हूँ, रेस्पिरेटरी सिस्टम, फिर आगे हम लोग और अध्ययन करेंगे। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दशूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णाय अर्पणमस्तु। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, मैं यहाँ से क्लास को एंड कर रहा हूँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी को सात्विक संपदा की प्राप्ति हो, और आप सभी सदैव सुखी रहें। जय देश।